वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर। इसमें हम पढ़ेंगे रोल ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पेपर फर्स्ट आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल। तो इसमें हम बात करते हैं जो वित्तीय संस्थान है, विकासात्मक वित्तीय संस्थान, उनकी भूमिका के बारे में बात करेंगे। तो वो किन कार्यों का ये वित्तीय सहायता तो करती है, इसके अलावा अन्य कार्य भी करती हैं। वो कौन कौन से हैं? ये हैं निजी क्षेत्र को मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन पूंजी प्रदान करना, परियोजना के लिए बाजार सर्वेक्षण, परियोजना प्रतिवेदन निर्माण, तकनीकी सलाह तथा प्रबंधकीय सेवाएं, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं प्रबंध करना, औद्योगिक उपक्रमों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता तथा बाजार से दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करने में सहायता देकर पूंजी बाजार को विकसित करना, औद्योगिक प्रतिभूतियों के नवीन निर्गमनों का अभिगोपन और उनमें विनियोग करना, यानी कि औद्योगिक प्रतिभूतियों के द्वारा जो भी नए निर्गम शेयर्स या जो भी डिबेंचर्स या कुछ भी निर्गमित किए जा रहे हैं, उनके अभिगोपन का कार्य ये करते हैं। इनके अलावा कम विकसित उद्योगों एवं देश के पिछड़े क्षेत्रों में संतुलित आर्थिक विकास को एक तंत्र के रूप में कार्य करना और देश के संसाधनों को लाभप्रद स्रोतों में लगाना, ये सब कार्य ये संस्थाएं करती हैं। कौन कौन सी? विकासात्मक वित्तीय संस्थाएं। पूंजीगत सामान के आयात को स्थगित भुगतान हेतु प्रतिभूति देकर स्थानीय एवं विदेशी उद्यमियों को एक साथ लाने का कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं ये संस्थाएं कौन कौन सी हैं या प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं। इनकी स्थापना का मुख्यतः वैधानिक निगमों के रूप में की गई। इनमें है IFCI, ICICI और IDBI। इनके अलावा स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, राज्य वित्त निगम है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना सबसे पहले की गई स्वतंत्रता के पश्चात 1 जुलाई 1948 को और वैधानिक निगम के रूप में की गई थी। अभी यह कंपनी के रूप में काम कर रही है। इसका उद्देश्य बड़ी औद्योगिक इकाइयों को दीर्घकालीन और मध्यकालीन लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म के फाइनेंस उपलब्ध करवाना, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब सामान्य बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है या अंशों का निर्गमन संभव नहीं है। इसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं? अनुसूचित बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, ऋण पत्रों द्वारा लिए गए और 25 वर्ष की अवधि के प्राप्त ऋणों की गारंटी लेना, औद्योगिक संस्थाओं को 25 वर्ष में देय ऋण या अग्रिम प्रदान करना, उनके द्वारा जारी किए गए अंश बॉन्ड या ऋण पत्र खरीदना, उनका अभिगोपन करना। ऐसी प्रतिभूतियों को 7 वर्ष तक अपने पास निगम रख सकती है। आयातित और भारत में निर्मित पूंजीगत पदार्थों के क्रय संबंधी विलंबित भुगतानों की गारंटी देने का कार्य भी कर रही है। सरकार की अनुमति से विदेशी बैंकों तथा संस्थाओं से विदेशी मुद्रा में प्राप्त ऋण की भी गारंटी देने का कार्य कर रही है। विश्व बैंक और केंद्रीय सरकार के एजेंट के रूप में औद्योगिक इकाई को ऋण देने का कार्य भी IFCI कर रही है। इसकी प्रगति को अगर हम देखें तो वित्तीय सहायता के रूप में इसने क्या किया है? कुल वित्तीय सहायता का 10% विदेशी पूंजी में और मुद्रा में और 20% जोखिम पूंजी के रूप में दिया गया। नवीन एवं राष्ट्रीय प्राथमिकता के उद्योगों जैसे सीमेंट, कागज, खाद, रसायन और परंपरागत उद्योगों जैसे कपड़ा, जूट, चाय आदि की अपेक्षा उनको अधिक सहायता दी गई है। कुल सहायता का 51% भाग पिछड़े एवं अर्धविकसित क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को दिया गया। औद्योगिक सहकारी समितियों को भी काफ़ी बड़ी मात्रा में सहायता दी गई। इसके द्वारा होटल उद्योग के लिए होटल विकास होटल डेवलपमेंट फंड की स्थापना की गई IFCI के द्वारा। मशीनरी आदि आयात करने के लिए विलंबित भुगतान की गारंटी देने का कार्य ये निगम कर रहा है। और कमजोर और रुग्ण इकाइयों के पुनरुत्थान के लिए सॉफ्ट लोन स्कीम को भी स्टार्ट किया। और पर्यटन उद्योग को विकास देने के लिए पर्यटन विकास तथा वित्त निगम, टूरिज्म डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन की भी स्थापना IFCI के द्वारा की गई है। और विकासात्मक क्रियाओं में इसकी प्रगति यदि हम देखें तो उद्यमिता के आधार को विस्तृत करने के प्रयास किए हैं इसने। ग्रामीण एवं जनजातीय उद्यमिता का विकास, प्रबंधकीय योग्यता का उन्नयन, नए एवं छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के ये सारे कार्य किए हैं। और विशिष्ट संस्थाओं के रूप में जोखिम पूंजी एवं तकनीकी वित्तीय निगम, नए उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए इसकी स्थापना की गई है।
प्रबंध विकास संस्थान की स्थापना की गई है। बैंकिंग पर शोध कार्य के लिए इस निगम ने IFCI ने दिल्ली विश्वविद्यालय तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में चेयर्स स्थापित करने के लिए 8 तथा 7 लाख रुपए का अनुदान दिया है। तकनीकी परामर्श संगठन की स्थापना भी की गई है इसके द्वारा। अब इसकी आलोचना क्रिटिकल अप्रेजल जो है वो इस प्रकार से है कि इसने उन कंपनियों को अधिक सहायता दी जो कि विख्यात है, जबकि उन फर्मों को ऋण नहीं दिया जो बाजार से पूंजी प्राप्त करने में असमर्थ है। इनके अलावा निम्न प्राथमिकता एवं उपभोक्ता सामग्री उद्योगों की अपेक्षा इन्होंने आधारभूत और पूंजीगत वस्तुओं में संलग्न उद्योगों को कम सहायता दी है। जोखिम पूंजी प्रदान करने में निगम अधिक सक्रिय नहीं रहा, इसने साहूकार की भांति कार्य किया। इसकी प्रबंधकीय कुशलता असंतोषजनक रही है और भुगतान करने में अत्यधिक विलंब हुआ है तथा इसके दैनिक खर्चे जो हैं वो ज़्यादा रहे हैं। पक्षपात का भी इस पर आरोप लगा है। बड़े उद्योगपतियों के प्रति यह निगम उदासीन रहा है। इसके अलावा संतुलित क्षेत्रीय विकास के क्षेत्र में विशेष योगदान नहीं दिया गया। इसके द्वारा 2/3 भाग तक ही इसने सीमित रखा विकसित राज्यों तक ही, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात तथा मद्रास। अब बात करते हैं ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 5 जनवरी 1955 को विश्व बैंक की एक 3 सदस्यीय समिति की सलाह पर की गई थी। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में हुई और निजी क्षेत्र के रूप में की गई, किंतु जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण होने के कारण जीवन बीमा निगम इसका प्रमुख अंशधारी बन गया। इस निगम का स्वामित्व एवं लेन देन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति का है। इसका कारण ये है कि इस पूंजी का बड़ा भाग इंग्लैंड और अमेरिका के पूंजी बाजारों से एकत्रित किया गया है। इसके उद्देश्य क्या थे? निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, विस्तार और आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान करना, उन इकाइयों में देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार की निजी पूंजी को प्रोत्साहित करना और औद्योगिक विनियोग और विनियोग बाजार के विकास में निजी स्वामित्व को बढ़ावा देना। इसके लिए कौन कौन से कार्य ICICI द्वारा किए जाते हैं? मध्य और दीर्घकालीन लोन देना, मशीनरी आदि आयात करने और तकनीकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए विदेशी मुद्रा में ऋण देना, अंशों ऋण पत्रों के नए निर्गमन का अभिदान करना, अंशों ऋण पत्रों के सार्वजनिक निर्गमन का अभिगोपन करना। इसके अलावा अन्य स्रोतों से लिए गए ऋण और मशीनरी के क्रय पर विलंबित भुगतान की गारंटी, पुनर्विनियोग के लिए धन उपलब्ध कराना, विदेशी पूंजी के भारतीय उद्योगों में विनियोग को प्रोत्साहित देने के कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार से निगम को व्यापक अधिकार है। निजी क्षेत्र की किसी भी व्यावसायिक संस्था को यह किसी भी धनराशि की वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है, किंतु व्यवहार में 5 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की सहायता किसी संस्था को दी जाती है और यह स्थायी संपत्ति जैसे भूमि, भवन, मशीनरी आदि को खरीदने के लिए दिए जाते हैं और अपरंपरागत क्षेत्रों को अधिक प्राथमिकता दिया जाता है इस निगम के द्वारा। और अब तो यह किराए क्रय वित्त कंपनियों यानी कि हायर परचेज फाइनेंसिंग कंपनीज को भी ऋण प्रदान करने का कार्य करता ही है। अब हम बात करते हैं इसके मूल्यांकन की कि इसकी विदेशी मुद्रा का यह स्रोत रही है। जोखिम पूंजी प्रदान करने में निगम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बड़ी मात्रा में अंशों में ऋण पत्रों का अभिदान एवं अभिगोपन करके निगम ने पूंजी बाजार को विकसित किया है। अभिगोपन के क्षेत्र में यह अग्रणीय संस्था रही है। अंडरराइटिंग के मामले में अन्य संस्थाओं के सहयोग से इसने सामूहिक अभिगोपन कंसोर्टियम अंडरराइटिंग की रचना भी की है और मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन की भी स्थापना इसने की है। अपारंपरिक और आधारभूत उद्योगों को प्राथमिकता दी है, जैसे रसायन, धातु, मशीन निर्माण तथा वस्त्र उद्योग। पिछड़े क्षेत्रों के उद्योग को सस्ते ऋण प्रदान किए हैं। ग्रामीण विकास के लिए तथा किराए क्रय वित्त कंपनियों को भी ऋण देने का कार्य प्रारंभ किया है और भारतीय उद्योगों में विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए इस निगम ने भारतीय विनियोग केंद्र इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर की भी स्थापना की है। गृह निर्माण योजनाओं को वित्त प्रदान करने के लिए 1977 में आवास विकास एवं वित्त निगम हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना की है। विकास सेवाओं के रूप में क्या किया है? वित्तीय प्रबंध एवं अनुसंधान संस्थान इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसर्च की स्थापना की। इसके अलावा भारतीय तकनीकी विकास तथा सूचना कंपनी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया की भी स्थापना की है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI। अभी हमने ICICI के बारे में पढ़ा था कि ये निगम के रूप में थी, लेकिन अब फिलहाल यह बैंक के रूप में कार्य कर रहा है। ICICI बैंक में राजस्थान बैंक का
अगस्त 2010 में विलय हो गया था। अब बात करते हैं आईडीबीआई की। आईडीबीआई की स्थापना भी इसी के रूप में हुई थी और यह बैंक के रूप में कार्य कर रहा है। फिलहाल सार्वजनिक बैंक के रूप में इसको अनुमति मिल गई है, यानी कि शेड्यूल्ड में यह आ गया है। सार्वजनिक मतलब ये शेड्यूल्ड आरबीआई की जो सेकंड अनुसूची है उसमें लिस्टेड हो गया है और व्यापारिक बैंक के रूप में भी इसने अपना कार्य शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना अधिनियम के अंतर्गत 1 जुलाई 1964 को की गई। पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंक के रूप में की गई, लेकिन 16 फरवरी 1974 से पूर्व यह केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में आ गया है और 1964 से पुनर्वित्त निगम का भी इसमें विलय कर दिया गया है। इसकी स्थापना औद्योगिक विकास की गति तेज करने और अन्य वित्तीय संस्थाओं के समन्वय के लिए शीर्ष संस्था अपेक्स इंस्टीट्यूट के रूप में की गई है। इसके उद्देश्य ये सारे रहे हैं: आधारभूत उद्योगों का नियोजन, प्रवर्तन, विकास, औद्योगिक प्रकृति का विस्तार, प्राथमिक क्षेत्र के उद्योगों को विकास, इन संस्थाओं के कार्य विस्तार के लिए वित्तीय साधनों को बढ़ावा देना आदि के कारण। पुनर्गठन के पश्चात बैंक के अतिरिक्त उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास करके क्षेत्रीय संतुलन को कम करना, औद्योगिक स्वामित्व के विकेंद्रीकरण हेतु लघु एवं मध्यम उद्योगियों को प्रोत्साहित करना, निर्यात को प्रोत्साहन देना आदि। कार्य क्या क्या किए जा रहे हैं? पूंजी अंशदान का, पुनर्वित्त का, अभिगोपन का और प्रत्याभूति का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। इनके अलावा अल्पावधि सहायता दी जा रही है, पूंजीगत सामान हेतु वित्त उपलब्ध करवाया जा रहा है, तकनीकी एवं परामर्श प्रशासकीय परामर्श का कार्य किया जा रहा है और समन्वय नियंत्रण के कार्य किए जा रहे हैं। देखा जाए तो इसका कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है। बैंक को औद्योगिक विकास हेतु किसी भी प्रकार की वित्तीय अन्य सहायता प्रदान करने की स्वतंत्रता है। औद्योगिक किसी भी प्रकार की औद्योगिक संस्था को, चाहे वह कितने भी आकार और स्वरूप की हो, किसी भी क्षेत्र में कार्य तो उनको यह सहायता प्रदान कर सकता है और न्यूनतम और अधिकतम सहायता की सीमा भी निर्धारित नहीं है। प्रगति की हम बात करें, किसने क्या प्रोग्रेस करी? वित्तीय सहायता की बात करें तो कुल सहायता का लगभग 2/3 भाग आधारभूत उद्योगों को प्रदान किया है। परियोजना प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की है इसने और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने का प्रयास किया है। पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों को दी गई राशि कुल सहायता का 40% थी। तकनीकी विकास कोष के अंतर्गत तकनीकी उद्यमियों को सस्ते लोन प्रदान किए और कोई भी उद्योग नहीं वाले जिलों यानी कि नो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स के प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों का प्राथमिकता के आधार पर पता लगाने के लिए विशेष कक्ष की स्थापना की है। पूंजी बाजार का विकास किया है। ऋण, पुनर्वित्त और गारंटी प्रदान करके तथा विदेशी बिलों को बनाकर बैंक ने निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन दिया है। टर्न की प्रोजेक्ट को वित्त देने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय साख योजना को भी बांग्लादेश के अंतर्गत बांग्लादेश को बड़ी मात्रा में साख प्रदान की है। आधुनिकीकरण एवं रुग्ण इकाइयों की सहायता की है इसने, जैसे चीनी, जूट, सूती कपड़ा, सीमेंट आदि के मामले में जो भी है उनको। इनके अलावा 1971 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना की, जो कि अब भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक बन गया है, IRBI। प्रवर्तन संबंधी कार्य किए हैं इसने। विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में सहयोग एवं समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर संस्थागत दल, इंटर इंस्टीट्यूशनल ग्रुप स्थापित किए हैं। इसकी आलोचना किस आधार पर की गई है कि ऋण नरसिम्हन समिति के अनुसार बैंक प्रार्थना पत्रों पर निर्णय लेने में अत्यधिक समय लगा देता है, यानी कि 14 मास का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। ये नरसिम्हन समिति की द्वारा की गई आलोचना है। सहायता का आधे से अधिक भाग 4 विकसित राज्यों में ही ज़्यादा दिया है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, जो कि पहले से विकसित है। लघु उद्योगों को आशातीत सहायता नहीं दी गई। 2/3 सहायता परोक्ष रूप से की गई है। परियोजना रिपोर्ट की विधिवत जांच नहीं की जाती है और इससे परियोजना लागत में वृद्धि हो जाती है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था को स्वस्थ रखने के लिए रुग्ण औद्योगिक इकाइयों पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, राज्य वित्त निगम। देश में राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत इनकी स्थापना की जाती है और इस समय देश में 18 ISFCs हैं। अभी तो फिलहाल तो जहाँ तक मुझे ध्यान है 17 है। इनका उद्देश्य मध्यम एवं लघु स्तरीय उद्योगों को फाइनेंस उपलब्ध करवाना है। इनका कार्य एवं कार्य क्षेत्र क्या है? 20 वर्ष की अवधि तक के लिए ऋणों की गारंटी देने का कार्य है। 20 वर्ष में देय ऋण या अग्रिम देना और इसी अवधि वाले ऋण पत्रों को क्रय करने का कार्य है। पूंजीगत पदार्थ जैसे मशीनरी आदि के क्रय संबंधी विलंबित भुगतान की गारंटी और केंद्र एवं राज्य सरकारों के एजेंट के रूप में कार्य करने के रूप में। प्रकृति की बात करें यदि हम,
तो इसने आधे से अधिक सहायता लघु उद्योगों को प्रदान की है, लेकिन कुल सहायता का आधा भाग इसने भी महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्यों के वित्त निगमों द्वारा प्रदान किया गया है। 1/3 भाग पिछड़े क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को दिया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, अपंगों आदि के लिए भी राज्य वित्त निगम ने अनेक योजनाएं चलाई है। अब आलोचना की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु की एसएफसी से ही मतलब है कि वहाँ की स्टेट वित्त निगमों से मतलब है। अब आलोचना किस आधार पर की है कि लघु एवं मध्य स्तरीय उद्योगों के लिए अपर्याप्त सहायता दी गई है। मतलब सहायता तो दी है लेकिन उनके लिए वो पर्याप्त नहीं है। ब्याज की दर ऊंची है। कुल सहायता का 90% ऋण के रूप में दिया गया है। अभिगोपन का काम केवल 2% ही रहा है। सभी क्षेत्रों में राज्यों को समान रूप से इसका लाभ नहीं मिल पाया। बड़ी फर्मों को बहुत से ऋण दिए गए, जबकि छोटे और मध्यम श्रेणी के ऋण संगठनों की सहायता करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। ऋण स्वीकार करने में भी बहुत टाइम लगाया है। लाभांश की दर इसकी बहुत नीची है। जन निश्चय प्राप्त करने में प्रॉब्लम आती है। 1990 में गठित एक कार्यकारी दल ने इस निगम की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए कई सुझाव दिए गए। अब इसको कठिनाइयाँ क्या क्या सामना करना पड़ रहा है। कठिनाइयों का राज्य वित्त निगमों को साख क्षमता का अनुमान संभव नहीं हो पाता है। जमानत का अभाव है। कुशल प्रबंधन का अभाव है। विश्वसनीय